हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभेंद्र गुप्ता और आज मैं बात करने वाला हूं डोमेन एंड यूआरएल के बारे में कि कैसे आप इनको एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की बात। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर डोमेन्स। डोमेन नेम्स आर द यूनिक ह्यूमन रीडेबल इंटरनेट एड्रेसेस ऑफ वेबसाइट्स। दे आर मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स: a top level domain, sometimes called an extension or domain suffix, a domain name or IP address, and an optional subdomain। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट का पूरा यूआरएल लिख रखा है। तो इसमें जो HTTPS होता है वो होता है दोस्तों प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। जो www है वो होता है सब डोमेन। डोमेन नेम है लर्न टू अर्न लैब्स। दोस्तों, डोमेन नेम ही हमें रजिस्टर कराना पड़ता है वेबसाइट पे जाकर जो डोमेन रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज ऑफर करती हैं, एज लाइक GoDaddy, HostGator, Bluehost, WordPress, many others। एंड .com इज कॉल्ड टॉप लेवल डोमेन। जो टॉप लेवल डोमेन होते हैं दोस्तों वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। .edu फॉर एजुकेशनल वेबसाइट, .org फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, .in हम यूज करते हैं इंडिया कंट्री के लिए। ऐसे आप कई सारे एक्सटेंशन देखते होंगे। टॉप लेवल डोमेन को ही एक्सटेंशन भी बोल देते हैं दोस्तों। और डोमेन प्लस टॉप लेवल डोमेन को मिला के बनता है दोस्तों रूट डोमेन। कई बार हम बोलते हैं ना कि हम अपनी फाइल्स को, जैसे साइट मैप की फाइल हो गई या रोबोट TXT फाइल हो गई, उसको कहाँ सेव करते हैं? वो करते हैं हम रूट डायरेक्टरी में। तो learn2unlabs.com ये जो है वो है रूट डोमेन। जो डोमेन नेम होता है दोस्तों वो ऐसा होता है कि जिसको ह्यूमन रीड कर सकते हैं, क्योंकि सर्वर जब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो वो आईपी एड्रेस के थ्रू करते हैं। आईपी को बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जो आईपी एड्रेस होता है उसको याद रखना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं किसी को भेजूं अपना आईपी एड्रेस और उससे कहूं कि इस पे जाके वो ब्राउज करे मेरी वेबसाइट, तो उसके लिए बहुत टफ हो जाएगा और उसको याद करना भी बहुत कठिन होता है। तो डोमेन नेम की वजह से इसको याद करना भी आसान हो जाता है। इसलिए लिखा है दोस्तों यहाँ पे ह्यूमन रीडेबल इंटरनेट एड्रेसेस ऑफ वेबसाइट, एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डोमेन। दोस्तों, कई जगह मैंने पढ़ा है इसके बारे में। तो ये आपके एसईओ को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है, पर हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। वो यूजर एक्सपीरियंस की तरफ से मैं आपको बता रहा हूं इसके लिए कि क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं डोमेन को लिखने के लिए। पहली बात है मेक इट मेमोरेबल। आप डोमेन का नेम ऐसा बनाएं जो मेमोरेबल हो। आप किसी भी बड़ी वेबसाइट का डोमेन जब देखेंगे तो वो दोस्तों छोटा होता है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, टेस्ला, इनकी जो वेबसाइट्स हैं उनको डोमेन के नेम बहुत छोटे हैं क्योंकि वो याद करने में बहुत ही आसान रहते हैं। यूज कीवर्ड्स व्हेन रियलिस्टिक। अगर आपको छोटा डोमेन नहीं मिल रहा है, कोई सजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं जब आप उसको रजिस्टर करा रहे हो उस समय। अवॉइड हाइफन्स इफ पॉसिबल। दोस्तों, जो आपका डोमेन है आप उसमें जो हाइफन्स हैं उनको जगह ना दें अगर हो सके तो, क्योंकि हाइफन्स अगर आप यूज करेंगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। अवॉइड नॉन डॉट कॉम टॉप लेवल डोमेन्स। दोस्तों, जो डॉट कॉम एक्सटेंशन है या जो टॉप लेवल डोमेन है वो यूज होता है कॉमर्शियल वेबसाइट्स के लिए। तो यहाँ आपसे ये बोला जा रहा है कि जो नॉन डॉट कॉम टॉप लेवल डोमेन्स हैं उनको आप अवॉइड करें। अगर आपको मिल नहीं रहा है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको मिल रहा है डॉट कॉम तो आप उसको जल्दी से जल्दी ले लें। फेवर सब फोल्डर्स सब डायरेक्टरीज ओवर सब डोमेन्स। तो दोस्तों, डोमेन के अंदर होते हैं सब डोमेन्स। तो अगर आप अपनी वेबसाइट का एक्सटेंशन कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, तो आप फेवर करें सब फोल्डर्स को और सब डायरेक्टरीज को सब डोमेन्स की जगह। अभी मैं आपको ये बता दूंगा कि ये कैसे दिखते हैं सब फोल्डर्स और सब डायरेक्टरीज। डू नॉट स्ट्रेस ऑन डोमेन एज। मैंने दोस्तों कई सारे लोगों को कहते सुना है कि ये डोमेन बहुत पुराना है और अगर पुराना डोमेन लेते हैं तो उसकी अथॉरिटी ज्यादा होती है। दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। गूगल के मैट कट्स ने ये बोला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस पर हमें स्ट्रेस देने की कोई जरूरत नहीं है कि डोमेन की एज क्या है। आप नए से नए डोमेन को भी रजिस्टर करा सकते हैं, आप पुराना भी ले सकते हैं, लेकिन आपको डोमेन की जो एज है उस पर स्ट्रेस नहीं दे रहा है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। डू नॉट मूव डोमेन्स। दोस्तों, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, कोई इमरजेंसी होती है या फिर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हमें डोमेन्स को मूव करना पड़ता है, पर आप कोशिश ये करें कि आप अपने डोमेन्स को मूव ना करें। अगर आप डोमेन्स को मूव करेंगे तो दोस्तों आपके जो एसईओ है उस पर फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस थी जो आप डोमेन के लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यूआरएल की। ए यूआरएल
more commonly known as web address, specifies the location of a resource such as web page on the internet। तो दोस्तों जो आपकी वेबसाइट है उसका होता है वेब एड्रेस, और उस वेब एड्रेस में कौन सी चीज कहां पे है ये बताता है यूआरएल। इसका पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। रिसोर्स एज लाइक वेब पेज, इमेजेस या कोई भी तरीके का कंटेंट जो आपकी वेबसाइट पे है उसको लोकेट करता है, उसके लिए जो रिसोर्स होता है उसको बोलते हैं यूआरएल। द यूआरएल आल्सो स्पेसिफाइज हाउ टू रिट्रीव दैट रिसोर्स, आल्सो नोन एज द प्रोटोकॉल सच एज एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एफटीपी एटसेट्रा। यूआरएल ये भी बताता है कि आप उस रिसोर्स को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। ए यूआरएल इज ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट दैट्स व्हाट डिजाइन्ड टू रिप्लेस द नंबर्स, आईपी एड्रेसेस दैट कंप्यूटर यूज टू कम्युनिकेट विद सर्वर्स। तो जब डोमेन की बात कर रहा था मैं, तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट होता है। जो यूआरएल है वो ह्यूमन रीडेबल होता है, क्योंकि जब कंप्यूटर बात करते हैं सर्वर से तो वो आईपी एड्रेस के थ्रू करते हैं। आप गूगल के सर्च इंजन पे जाके अपना आईपी एड्रेस देख भी सकते हैं, वो ज्यादा कठिन नहीं है, पर आईपी एड्रेस को ह्यूमंस के लिए याद रखना मुश्किल होता है। इसलिए दोस्तों हम बात करते हैं मेन डोमेन की, जो हम रजिस्टर कराते हैं उन वेबसाइट से जो हमें ये सर्विस प्रोवाइड करती है। स्ट्रक्चर ऑफ यूआरएल। अब यूआरएल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए विद द पॉइंट ऑफ एसईओ। जो आपकी लिमिट है यूआरएल को लिखने की वो है 2083 कैरेक्टर्स। दोस्तों 2083 कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ऑप्टिमल फॉर्मेट क्या है? http सेमीकोलन डबल स्लैश। आप https यूज करेंगे, आगे SSL सर्टिफिकेट्स की बात होगी तब जाके इसके बारे में मैं बात बताऊंगा। www.example.com/category-keyword/सब कैटेगरी -keyword/primary -keyword.html। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल दे रखा है। सबसे पहले उसमें आपको रखनी है कैटेगरी कीवर्ड, उसके बाद सब कैटेगरी कीवर्ड और उसके बाद प्राइमरी कीवर्ड रखना है। जैसे मैंने यहाँ ले रखा है https://www.learntounless.com। अब कैटेगरी कीवर्ड आ गया दोस्तों ब्लॉग। सब कैटेगरी कीवर्ड क्या आ गया? डिजिटल मार्केटिंग। मतलब ब्लॉग के अंदर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डिजिटल मार्केटिंग की। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी जो कंटेंट है वो किससे रिलेटेड है? बेस्ट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है। दोस्तों अगर मुझे केवल और केवल प्राइमरी कीवर्ड यूज करना होता है यहाँ पे, जो करना भी चाहिए, तो मैं कैसा लिखता यूआरएल? www.learntounless.com/बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डिजिटल मार्केटिंग। उसमें ना मैं ब्लॉग यूज करता, ना मैं डिजिटल मार्केटिंग यूज करता, और ये फॉरवर्ड स्लैश भी यूज नहीं करता, केवल एक बार फॉरवर्ड स्लैश यूज करता और उसको लिखता बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डिजिटल मार्केटिंग। और जाहिर सी बात है वो ब्लॉग के अंडर आएगा तो फिर लोग उसको पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे जाके। अब इंपॉर्टेंस क्या है यूआरएल्स की एसईओ के लिए? जो इसके तीन मेन रीजन है वो है रिच यूजर एक्सपीरियंस, रैंकिंग एंड लिंक्स। तो दोस्तों पहले बात करते हैं यूजर एक्सपीरियंस की। तो वेल क्राफ्टेड जो यूआरएल्स होते हैं वो यूजर्स के लिए तो अच्छे होते ही हैं, वो सर्च इंजन्स के लिए भी अच्छे होते हैं, क्योंकि जब सर्च इंजन्स का क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो उसको यूआरएल पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यूआरएल जितना सिंपल होगा उतना यूजर्स के लिए भी अच्छा रहेगा और सर्च इंजन्स के लिए भी अच्छा रहेगा। अच्छा, अगर किसी भी केस में क्या होता है, टाइटल टैग अगर हिडन है, मान लीजिए टाइटल टैग वहां नहीं दिख रहा है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, तो वहां पे उस वेबसाइट का या जो भी रिजल्ट आ रहा होगा वहां पे यूआरएल जरूर दिखेगा। इसलिए आपके यूआरएल को वेल क्राफ्टेड होना चाहिए और जिसकी वजह से यूजर एक्सपीरियंस इंक्रीज हो जाता है। रैंकिंग्स। दोस्तों रैंकिंग के लिए माइनर फैक्टर रहता है यूआरएल का, लेकिन जैसा कि मैंने बताया जब यूजर पढ़ेगा इसको तो क्लिक भी करेगा। अगर मान लीजिए उसकी जो क्वेरी है उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड या फिर वही वर्ड एग्जैक्टली आपके यूआरएल में आ गया तो यूजर क्या करता है? उस लिंक पे क्लिक जरूर करता है। आप इस चीज को सोच के देखिएगा कि आप कौन से यूआरएल्स को देख के क्लिक करते हैं जो आपकी क्वेरी से कितने रिलेट करते हैं। तीसरी चीज है दोस्तों लिंक्स। लिंक्स का मतलब ये है कि जब आप सोशल मीडिया पे लिंक्स को शेयर करते हैं तो कुछ सोशल मीडिया साइट्स ऐसी होती हैं जो उस लिंक को चेंज कर देती हैं, लेकिन कुछ सोशल मीडिया साइट्स ऐसी होती हैं जो इस लिंक को चेंज नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेसबुक पे किसी भी लिंक को पोस्ट करते हैं तो दोस्तों वो चेंज नहीं होता है, लेकिन जब आप उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं तो वो चेंज हो जाता है। अभी मैं आपको ये डेमोस्ट्रेट करता हूं। तो दोस्तों ये हमारा जो चैनल है उसका ये होम पेज है यूट्यूब चैनल का, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो चैनल का लिंक है। तो अभी अभी मैंने ये लिंक फेसबुक पे शेयर किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक लिखा आ रहा है। ये जो चैनल का लिंक है वैसे का वैसा ही जैसा वहां है। यहाँ youtube.com लर्न टू लर्न यूट्यूब, और यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है।
और दोस्तों मैंने जब इसको लिंक्डइन पे शेयर किया तो दोस्तों आपको यहाँ पे लिंक नहीं दिखेगा, जो लिंक मैंने दे रखा था वो नीचे भी नहीं दिखेगा आपको, लेकिन फेसबुक पे वो लिंक आपको दिखता है। तो कुछ ऐसी सोशल मीडिया साइट्स होती है जहां लिंक्स दिखते हैं कि वो कैसे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो यूआरएल था वो ऑकवर्ड होता, वो बहुत बड़ा होता, या फिर उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर्स होते, तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप अपने यूआरएल को सिंपल से सिंपल रखें। अब बात करते हैं दोस्तों बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर यूआरएल। ये इंपॉर्टेंट है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूआरएल काफी इफेक्ट डालते हैं सर्च इंजन्स पे और यूजर्स पे। तो उसको लिखने के लिए आप बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या कर सकते हैं? यूज सिंगल डोमेन एंड सब डोमेन इफ पॉसिबल। आप सिंगल डोमेन यूज करें या सब डोमेन यूज करें अगर पॉसिबल हो सके तो, क्योंकि ऐसा करना बहुत अच्छा होता है। मेक इट मोर रीडेबल। आपका जो यूआरएल है वो ऐसा होना चाहिए कि जो रीडेबल हो। अभी मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा सेकंड पॉइंट को। थर्ड पॉइंट है दोस्तों पुट कीवर्ड्स इन यूआरएल। ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूआरएल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एसईओ के लिए, क्योंकि ये आपके कंटेंट को बताती है कि इस यूआरएल के अंदर क्या मिलने वाला है। यूजर इससे पता लगा सकते हैं, और पता नहीं लगा सकते तो दोस्तों अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। तो कीवर्ड्स को, जो प्राइमरी कीवर्ड्स हैं, उनको आप यूआरएल में यूज करें। अभी मैं आपको लैब एग्जांपल दूंगा इन चीजों के। फॉर डुप्लीकेट कंटेंट यूज कैनोनिकल टैग्स। मान लीजिए आप डुप्लीकेट कंटेंट यूज कर रहे हैं किसी भी वजह से, तो आप उनमें से किसी एक यूआरएल को कैनोनिकल टैग दें। एक्सक्लूड डायनामिक पैरामीटर्स। आपकी वेबसाइट ऐसी है दोस्तों जो डायनामिक है, मतलब चेंज होती रहती है, तो आप डायनामिक जो पैरामीटर्स हैं उसको एक्सक्लूड रखें यूआरएल में। कीप इट शॉर्ट। हो सके जितना उतना यूआरएल आप शॉर्ट रखें। मैच यूआरएल टू टाइटल्स। तो दोस्तों जो टाइटल टैग होता है आप यूआरएल उससे मिलते जुलते रखें। रिमूव अनवांटेड पंक्चुएशन कैरेक्टर्स। जो पंक्चुएशन कैरेक्टर्स होते हैं जैसे एक्सक्लेमेटरी साइन है, क्वेश्चन मार्क है, इक्वल टू है, प्लस है, आप इन सारे पंक्चुएशन कैरेक्टर्स को रिमूव करें अपने यूआरएल में से। अगर आप रिमूव नहीं कर सकते तो आप उसको कम से कम रखें। यूज लिमिटेड रिडायरेक्शन। दोस्तों जब रिडायरेक्ट करते हैं हम वेबसाइट को, इसके बारे में भी आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में बात होगी जब हम 301 302 रिडायरेक्शन की बात करेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए किसी वेबसाइट ने एक दूसरी वेबसाइट को रिडायरेक्शन दिया और उस वेबसाइट ने किसी तीसरी वेबसाइट को रिडायरेक्शन दिया, तो आप ऐसा ना करें। आप ज्यादा से ज्यादा एक बार रिडायरेक्शन रखें कि वो एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे या फिर एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पे ही रिडायरेक्ट हो। अगर ये 2 बार हो जाता है तो दोस्तों वहां तक तब भी बात ठीक है, लेकिन अगर ये 3 बार रिडायरेक्ट हुआ तो ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कतई अच्छा नहीं है। यूज फ्यूअर फोल्डर। यहाँ बात हो रही है कैटेगरी की, सब कैटेगरी की, तो आप इनको कम से कम रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब आप फ्यूअर फोल्डर्स को यूज करें, कम से कम फोल्डर को यूज करें। अवॉइड हैशेस। दोस्तों कुछ लोग सोचते हैं कि जिस तरीके से हैशटैग सोशल मीडिया पे हम यूज करते हैं, जैसे ट्विटर पे यूज करते हैं, इंस्टा पे यूज करते हैं, ऐसे ही हैशेस को हम यूआरएल में यूज कर लेंगे और हमारा जो कंटेंट है वो रैंक हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात गलत है। आपको हैश यूज करना ही नहीं चाहिए यूआरएल के अंदर। यूज लोअर केस कैरेक्टर एज मच एज पॉसिबल। आपको लोअर केस के कैरेक्टर सबसे ज्यादा यूज करने हैं। अभी मैं एग्जांपल दूंगा इन सारी चीजों के, जिसमें आपको पता चलेगा और आप देख भी लेंगे कि ज्यादातर लोग जिनकी वेबसाइट सक्सेसफुल हैं वो लोअर केस को ही यूज करते हैं। जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा। यूज हाइफन्स एंड अंडरस्कोर फॉर सेपरेटर्स। सर्च इंजन्स पसंद करते हैं इस चीज को कि आप हाइफन्स को यूज करें और अंडरस्कोर को यूज करें सेपरेटर्स के लिए। अबाउट कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब है दोस्तों आप यूआरएल लिखते समय केवल एक बार अपने प्राइमरी कीवर्ड का यूज करेंगे, आप उसको 2 या 3 बार यूज नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो कीवर्ड स्टफिंग मानी जाती है और आपका जो एसईओ है वो ड्रास्टिकली खत्म हो सकता है, कम हो सकता है, और सर्च इंजन्स आपका जो यूआरएल है उसको रैंक नहीं करेंगे। तो दोस्तों इनमें से कुछ पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको दोबारा बताता हूं मैं। मेक इट मोर रीडेबल। पुट कीवर्ड्स इन यूआरएल। यूज कैनोनिकल टैग इफ यू आर यूजिंग डुप्लीकेट कंटेंट। कीप इट शॉर्ट। डू नॉट यूज पंक्चुएशन कैरेक्टर्स। यूज लोअर केस कैरेक्टर्स और अबाउट कीवर्ड स्टफिंग। तो दोस्तों प्रैक्टिकली देखते हैं इस चीज को। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आया हूँ नील पटेल की वेबसाइट पे और यहाँ पे आपको दिखेगा neelpatel.com ब्लॉग, और उसके बाद यहाँ लैंग्वेज के लिए इक्वल टू इंडिया लिखा है। तो अब मैं अगर कोई भी ब्लॉग ओपन करके देखता हूँ, जैसे द हिडन टूल ऑनलाइन कंज्यूमर्स यूज टू फाइंड हिडन इन्वेंट्री सेल्स, तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए neelpatel.com ब्लॉग। तो ये क्या हो गई है? कैटेगरी हो गई ब्रिक सीक कंज्यूमर्स। ये क्या हो गई है? सब कैटेगरी हो गई। और इसके आगे आएगा कीवर्ड। तो इन्होंने जो कीवर्ड लिया है वो क्या लिया है? ब्रिक सीक
वो ऐसा कि ऐसा ही यहाँ आ गया है, और यहाँ से कंज्यूमर्स है जो वो ऐसा क्या ऐसा ही आ गया है। सेपरेटर इन्होंने यूज किया है हाइफन, और 200 फॉरवर्ड स्लैश तो आता ही है। अगर मैं बैक जाके कोई और ब्लॉग भी ओपन करके देखता हूं, जैसे 5 प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर ऑप्शंस फॉर योर वेबसाइट, तो दोस्तों आपको दिखेगा ब्लॉग के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। तो इन्होंने अभी सब कैटेगरी यूज नहीं कर रखी दोस्तों, इन्होंने क्या यूज कर रखी है, कैटेगरी जो कि ब्लॉग है, और उसके बाद इन्होंने यूज कर रखा है प्राइमरी कीवर्ड। तो इस तरीके से आप यूआरएल लिख सकते हैं, और आप इसमें देख सकते हैं ना कोई स्पेशल कैरेक्टर है, ना इसमें कोई अपर केस का कैरेक्टर है, प्राइवेसी सारे कैरेक्टर लोअर केस के हैं, पॉलिसी जनरेटर। तो जो बातें मैं बता रहा था आपको दोस्तों, वो प्रैक्टिकली अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको फायदा होगा। अगर मैं गूगल पे कोई सर्च क्वेरी लिखता हूं तो मुझे कैसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बेस्ट क्रेडिट कार्ड, तो मेरे सामने कई सारे रिजल्ट आए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं www.bankbazaar.com क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड किसमें आ रहा है, यूआरएल में ही आ रहा है। उसके बाद जो टाइटल टैग है उसका और मेटा टैग की बात पहले ही हो चुकी है। अगर आप नीचे देखेंगे जैसे विश पिन, तो यहाँ आपको दिखेगा बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स और बेस्ट क्रेडिट, आगे कुछ होगा www.paisabazaar.com, तो यहाँ भी आपको दिखेगा क्रेडिट कार्ड, paisabazaar.com क्रेडिट कार्ड। दोस्तों इसको ब्रेड क्रम्स बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये टाइटल और नीचे मेटा टैग। तो इस तरीके से अगर इस लिंक के अंदर चलें, किसी भी लिंक के अंदर चले हम, जैसे ये paisabazaar.com है, इसके अंदर चलते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे यूज है क्रेडिट हाइफन कार्ड, ये हो गई इसकी कैटेगरी, और ये हो गया दोस्तों इसका प्राइमरी कीवर्ड, टॉप 10 क्रेडिट कार्ड इन इंडिया। अब आप इसमें देख लीजिए कोई भी अपर केस का लेटर नहीं है, जितने भी सेपरेटर्स हैं वो हाइफन है, और आप 0 से लेकर 9 तक के जो न्यूमेरिक कैरेक्टर हैं वो यूज कर सकते हैं। उससे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता आपको यूआरएल का। लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई हैं यूआरएल से रिलेटेड, वो 14 जो थिंग्स हैं उनका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपने जान लिया होगा कि एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेन की और यूआरएल की क्या वैल्यू होती है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।